नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेके। ये प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का है। कौन से रिवर के ऊपर इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? झेलम रिवर। कहाँ पर? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये देखो सेकंड बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट है जिसे चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत। कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें जो हाल ही में सुर्खियों में आए थे। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी झेलम रिवर के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है चाइना के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत। इसके बाद है डैमर भासा डैम, ये इंडस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो कि खैबर पख्तूनवा में है, इस डिस्ट्रिक्ट के बीच, और डैमर डिस्ट्रिक्ट जो गिलगित बाल्तिस्तान है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच ये डैमर भासा डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये भी चाइना की सहायता से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चंबल रिवर में डॉल्फिन्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है लास्ट 4 ईयर्स में, पिछले 4 सालों में चंबल रिवर में डॉल्फिन्स की संख्या 13% तक कम हो गई है, जो कि चिंता की बात है। 435 किलोमीटर लंबी चंबल रिवर सेंचुरी में अब 68 डॉल्फिन्स बची हैं, जबकि 2016 में डॉल्फिन्स की संख्या थी 78। चंबल में डॉल्फिन्स की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है 125। मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? मतलब देखो ये होता है कि किसी रीजन में मैक्सिमम कितने ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या फिर क्रॉप्स सस्टेन कर सकती हैं विदाउट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। आप एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। काफ़ी बार देखो आप लिफ्ट में चढ़े होंगे, लिफ्ट के बाहर लिखा होता है कि मैक्सिमम इट कैन सपोर्ट 8 पीपल, या फिर मैक्सिमम इट कैन सपोर्ट वेट ऑफ 300 kg या फिर 400 kg, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि ये लिफ्ट सिर्फ इतना वेट सहन कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो लिफ्ट रुक जाएगी। उसी प्रकार से एक रीजन में मैक्सिमम कितने एनिमल्स रह सकते हैं बिना इन्वायरमेंट डिग्रेड हुए, ये होती है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है। इलीगल सैंड माइनिंग, रिवर वाटर का ओवर यूज़ होना, रिवर अपने रास्ते को बार बार चेंज करती है, इनलैंड वाटरवेज, कई बार क्या होता है इनलैंड जो वाटरवेज होती हैं यहाँ से बड़े बड़े कार्गो वेसल्स गुजरते हैं, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती है। और काफ़ी सारी रिलीजियस या फिर मैन मेड एक्टिविटीज़, कई बार गलती से भी डॉल्फिन्स की डेथ हो जाती है। मछुआरे जब जाल बिछाते हैं तो जाल में डॉल्फिन आ जाती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब लास्ट में गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जिसे पॉपुलरली सूसू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, गैंजेटिक डॉल्फिन देख नहीं सकती, तो पानी के नीचे साउंड प्रोपगेशन की सहायता से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है डॉल्फिन के द्वारा। और ऐसा होता क्यों है, मतलब गैंजेटिक डॉल्फिन देख क्यों नहीं पाती? इसका रीज़न देखो ये है, एवोल्यूशन इस प्रकार से हुआ है कि जो मडी वाटर हो, मतलब कीचड़ वाला पानी हो, जो साफ पानी ना हो, वहाँ पर भी डॉल्फिन सर्वाइव कर सके। इस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ है गैंजेटिक डॉल्फिन का। हैबिटेट की बात करें, गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के कुछ पार्ट्स में, कर्नाफुली, संगू रिवर सिस्टम के कुछ पार्ट्स में, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में गैंजेटिक डॉल्फिन मिलती हैं। इंडिया में स्टेट्स की बात करें, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं गैंजेटिक डॉल्फिन। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आती है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है गैंजेटिक डॉल्फिन को।
साइट्स जो कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आती है। हमारे देश में एकमात्र सेंचुरी है डॉल्फिन्स के लिए, वो बिहार में है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये बिहार के भागलपुर जिले में है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तात्या टोपे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? महाराष्ट्र की सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया नासिक डिस्ट्रिक्ट में योला में जो तात्या टोपे का नेशनल मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ऑलरेडी इस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तात्या टोपे के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। 1857 की क्रांति में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें से सबसे ज़्यादा लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ने कानपुर में विद्रोह का बिगुल बजाया। उन्होंने नाना साहिब के ट्रूप्स को लीड किया था। नाना साहिब जो कि पेशवा के एडोप्टेड सन थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। इस वजह से वो 1857 की क्रांति में कूदे और इनकी फोर्सेस को लीड किया गया था तात्या टोपे के द्वारा। लेकिन देखो, जब नाना साहिब नेपाल में चले गए थे तो भी तात्या टोपे ट्रूप्स को लीड करते रहे। बाद में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया। 1857 में तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई बैटल को जीता कानपुर में। इसके बाद उन्होंने जनरल विंधाम को फोर्स किया कि वो ग्वालियर की सिटी छोड़ के चले जाएं। इसके बाद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया ग्वालियर को सीज करने के लिए। बाद में तात्या टोपे हार गए थे लड़ाई सर कोलिन कैंपबेल से। कब? 6 दिसंबर 1957 को उनको फांसी पर लटका दिया गया 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर? शिवपुरी में जनरल मेडे कैंप में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल APT29 के बारे में है। ये देखो, हैकर्स का एक ग्रुप है। दिखाने के लिए ये इंडिपेंडेंट काम करता है, बट सेफली एज्यूम किया जा सकता है, मतलब इनफ डेटा मौजूद है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करता है। इसे कोजी बियर के नाम से भी जाना जाता है। अभी फिलहाल ये क्यों सुर्खियों में आया है? देखो, दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं और इस हैकर्स के ग्रुप ने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्चर्स का डेटा चुराने की कोशिश की। ऐसा आरोप लगाया गया है ब्रिटेन, USA और कनाडा के द्वारा। वो साइंटिस्ट या फिर वो रिसर्चर्स जो वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं, उनका डेटा चुराने की कोशिश की गई इस हैकर ग्रुप के द्वारा, जो कि रशिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करता है। इस हैकर ग्रुप ने कस्टम मालवेयर का इस्तेमाल किया जिसका नाम है वेलमेस एंड वेलमेल। अक्सर इन मालवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है इस हैकर्स के ग्रुप के द्वारा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करने के लिए। आप एक बात बताइए, मालवेयर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मालवेयर? मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे कंप्यूटर की वर्किंग को डिसरप्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए, या फिर दूसरे कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो हमने बात की APT29 के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल निष्ठा प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन HRD मिनिस्टर ने फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया। निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है ये? ये देखो, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एलिमेंट्री स्टेज पर एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एलिमेंट्री स्टेज मतलब क्लास 1 से लेके 8वीं तक, इसे आप एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हो। ये एलिमेंट्री स्टेज होती है। इस प्रोग्राम का मकसद है एलिमेंट्री स्टेज पर टीचर्स को और स्कूल प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देना, ताकि टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करें। कवरेज की बात करें
इस प्रोग्राम में देखो 42 लाख पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में एलिमेंट्री लेवल पर सभी टीचर्स और स्कूल्स के हेड्स को कवर करेगा ये प्रोग्राम। इसके साथ साथ SCERTs यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एवं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स, नेक्स्ट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स और सबसे लास्ट में क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स, सभी स्टेट्स और यूटीज़ में इन सब को भी कवर किया जाएगा निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ट्रेनिंग टीचर्स की और स्कूल के हेड्स की कंडक्ट की जाएगी की रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा। इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा और आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टेट रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन किया जाएगा शुरुआती तौर पर 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा, जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा NCERT से। समझ गए? चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल क्रोजर के बारे में है। गवर्नमेंट ने देखो दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है जिसका नाम है क्रोजर। इससे पता लग सकता है कोविड-19 हुआ है किसी पर्सन को या फिर नहीं हुआ है। इसको वैसे देखो डेवलप तो IIT दिल्ली के द्वारा किया गया था, बट कॉमर्शियल लाइसेंस लिया गया है न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा। अब इस कंपनी का कहना है अगले महीने तक 20 लाख क्रोजर डायग्नोस्टिक किट हम मैन्युफैक्चर कर देंगे। ये बहुत सस्ती है। कितनी कीमत है इस टेस्ट की? सिर्फ 400 रुपये। इसको अब ICMR एंड DCGI का अप्रूवल मिल गया है, इफ़ेक्टिवनेस भी अच्छी है। तो हमारी जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई है वो और ज़्यादा मजबूत होगी इस नई डायग्नोस्टिक किट की सहायता से जिसका नाम है क्रोजर। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। लास्ट में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम है एलिमेंट्री स्टेज पर टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स को ट्रेन करने के लिए। ये प्रोग्राम है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सही स्टेटमेंट। क्रोजर ये वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। इसको डेवलप IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है, मैन्युफैक्चर किया जाएगा न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा। सही स्टेटमेंट। गैंजेटिक डॉल्फिन का IUCN की रेड लिस्ट में स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। गलत स्टेटमेंट, इंडेंजर्ड है। APT 29 ये साइबर जासूसी का एक ग्रुप है। सही स्टेटमेंट। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।